हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुहा। आज है मंडे 16 सितंबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की, फिर हम डिस्कस करेंगे चाइना और आखिरी में हम बात करेंगे इंडिया के स्किल गैप के बारे में और आपको छोड़ेंगे कुछ टिडबिट्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से। इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी अभी हाल ही में हेडलाइंस में आए जब उन्होंने कहा कि पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करने पर नए व्हीकल्स पे और ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलने चाहिए। ये सब इंडिया में 2021 में शुरू हुआ नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के हिस्से से। ऐसा ज़रूरी क्यों है? देखो, हमारी दुनिया फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, स्पेशली गाड़ियों के लिए। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से पोल्यूशन और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने धीरे धीरे व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्ट बनाना शुरू किया। इंडिया स्टेज 6 से जो सबसे नए स्टैंडर्ड्स आए हैं वो पुराने स्टैंडर्ड्स की कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडियन रोड्स पे चलने वाली काफ़ी पुरानी गाड़ियां तब बनी थी जब ये स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये पुरानी गाड़ियां नई गाड़ियों से 10 से 12 गुना ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। स्क्रैपेज पॉलिसी का पर्पस ये है कि ये पुरानी ज़्यादा पोल्यूटिंग गाड़ियों को हटाना। सुनने में ये पॉलिसी बड़ी अच्छी लगती है। इससे हवा साफ होगी, नए कार्स के सेल्स बढ़ेंगे, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में नए जॉब्स मिलेंगे और स्टील प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स भी सस्ते मिलेंगे। लेकिन असली में दुनिया में सिचुएशन थोड़ी अलग है। काफ़ी लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को देना नहीं चाहते। नई कार्स महंगी हैं और लोगों को लगता है कि उनकी पुरानी गाड़ियां अभी भी ठीक चल रही हैं। ऊपर से कार टेस्ट करवाने या स्क्रैप करने का प्रोसेस भी आसान नहीं है। पूरे देश में ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर्स बहुत ही कम है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश, जिसमें 200 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ बस एक ही टेस्टिंग सेंटर है। गवर्नमेंट ने स्क्रैपेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए रोड टैक्स में कट्स किए हैं और कार मैन्युफैक्चरर्स को भी नए व्हीकल्स पे डिस्काउंट देने के लिए इनकरेज किया है। लेकिन अभी तक इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा। करोड़ों पुरानी गाड़ियों में ऑफिशियल सेंटर्स में से सिर्फ 50,000 गाड़ियां स्क्रैप हुई हैं। एक और चैलेंज ये है कि एक बड़ी इनफॉर्मल स्क्रैपिंग इंडस्ट्री भी है जो ऑफिशियल सेंटर से कम्पीट करती है। ये इनफॉर्मल जगहें ज़्यादा फास्ट और कन्वीनियंट हैं, लेकिन शायद एनवायरमेंटल रूल्स इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती। अब गडकरी जी का ज़्यादा डिस्काउंट्स के लिए रीसेंट पुश इन चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश है। आइडिया ये है कि बड़े इंसेंटिव्स लोगों को अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए फोर्स करेंगे। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये बड़े डिस्काउंट्स पॉलिसी के प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। सरकार पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने का सोच रही है। शायद व्हीकल की एज के बदले ये देखा जाए कि कितना पोल्यूशन हो रहा है। आखिर में स्क्रैपेज पॉलिसी की सक्सेस इस पे डिपेंड करेगी कि हम साथ ही बैलेंस कैसे बनाते हैं। ज़रूरी ये है कि लोगों के लिए नई और क्लीन व्हीकल्स लेना फाइनेंशियली फ़ायदेमंद भी और ये सब प्रोसेस के लिए ईजी और एक्सेसिबल भी होना चाहिए। तो आइए अब डिस्कस करते हैं चाइना। रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस यूएस में एंटी चाइना लॉज को पास करने की कोशिश तेजी से कर रहे हैं। इस वीक उन्होंने एक बिल पास किया जो कुछ चाइनीज बायोटेक कंपनीज और उनकी यूएस सब्सिडरीज को ब्लैकलिस्ट करेगा। अगर ये बिल लॉ बन जाता है तो इन कंपनीज पर काफ़ी असर होगा। ये कंपनीज यूएस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लूज कर सकती हैं, कुछ एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस फेस कर सकती हैं और अमेरिकन कंपनीज के साथ बिजनेस करने में मुश्किल हो सकती है। ये मूव चाइनीज बायोटेक जाइंट्स जैसे बीजीआई ग्रुप और विक्सी एपटेक के लिए काफ़ी बुरा हो सकता है। ये दोनों कंपनीज बायोटेक इंडस्ट्री में लीडर्स हैं, जिसमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग और ड्रग डेवलपमेंट जैसे काम होते हैं। पहले जहां टेक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे टेंशन्स थी, अब स्पॉटलाइट बायोटेक और फार्मास्यूटिकल्स पे है। रिपब्लिकन्स का कहना है कि ये रिस्ट्रिक्शंस नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं। उनका आर्ग्यूमेंट है कि चाइनीज़ बायोटेक फर्म्स अमेरिकन्स का सेंसिटिव बायोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करके चाइना भेज सकते हैं, जिसमें जेनेटिक या हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन पॉलिटिक्स भी इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है।
यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बस 50 डेज दूर हैं और रिपब्लिकन्स एंटी चाइना सेंटिमेंट का फायदा उठाकर वोटर सपोर्ट लेना चाहते हैं। प्यू रिसर्च के एक सर्वे के हिसाब से अब 81% अमेरिकन्स का चाइना के बारे में अनफेवरेबल व्यू है, जो 2018 में सिर्फ 48% था। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के हिसाब से यही राइजिंग सेंटिमेंट इस बिल को लॉ बनाने का 70% चांस दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ बायोटेक तक सीमित नहीं है और सिर्फ यूएस ही नहीं जो चाइना के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। हम ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं कि काफ़ी कंट्रीज अपने ट्रेड पॉलिसीज चाइना के साथ रीथिंक कर रहे हैं, स्पेशली की इंडस्ट्रीज में। जैसे कनाडा ने अभी चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बसेस और ट्रक्स पे 100% टैरिफ लगाया है और अब स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% टैरिफ कंसिडर कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 38% तक टैरिफ्स इम्पोज किए हैं और यूएस ने चाइनीज ईवीज पे कस्टम्स ड्यूटीज 100% तक बढ़ा दी हैं और आगे भी हाइक्स हो सकते हैं। इंडोनेशिया 200% टैरिफ चाइनीज टेक्सटाइल्स पे लगाने का सोच रहा है, जबकि इंडिया और ब्राजील ने चाइनीज स्टील और दूसरे प्रोडक्ट्स पे बड़े टैरिफ्स लगाए हैं। ये सब चाइना के राइज का रिएक्शन है, क्योंकि चाइना अब वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन चुका है। चाइना अब 35% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जो अगले 3 सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स को मिलाकर भी ज़्यादा है। इसकी वजह से यूएस जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स खो गई हैं और काफ़ी प्रोडक्शन चाइना शिफ्ट हो चुकी है। हम ग्लोबल ऑर्डर में भी एक बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया हाइपर ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, जिसमें ओपन मार्केट्स, फ्री ट्रेड और लिबरल पॉलिसीज का रोल था। लेकिन अब ग्लोबल ट्रेड एक बैटलफील्ड की तरह लगता है। आईएमएफ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने बताया था कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2022 और 23 में 3000 नए रिस्ट्रिक्शंस आए, जो 2019 के लेवल से 3 गुना ज्यादा है। उन्होंने एक और ट्रेंड भी हाईलाइट किया, फ्रैगमेंटेड ग्लोबल ट्रेड का। कंट्रीज अब अपने एलाइज के साथ ट्रेड पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं और अपने राइवल से दूर हो रहे हैं। यूएस और चाइना अपने ट्रेड को रिड्यूस करते हुए दिख रहे हैं। ये ट्रेंड नेशन फर्स्ट पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट स्लोगन था। तो आगे फ्यूचर कैसा दिखेगा? नेक्स्ट 30 ईयर्स लास्ट 30 ईयर्स से काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। कंट्रीज अपने सप्लाई चेन्स, ट्रेड रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज को दोबारा सोचेंगी। दिस इज अ टाइम ऑफ बिग चेंजेस, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी और ज़्यादा डिवाइडेड हो रही है और नेशनल इंटरेस्ट सेंटर स्टेज पे आ रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आज की थर्ड स्टोरी पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया का स्किल गैप। हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, आइए समझते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने अपने रीसेंट डेटा से इंडिया के बढ़ते स्किल गैप को और हाईलाइट किया है। ये रिपोर्ट एक यूनिक अपॉर्चुनिटी को दिखाते हुए शुरू होती है। इंडिया के पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है। मीडियन एज सिर्फ 28 है और 65% लोग 35 के नीचे हैं। ये इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है और हो सकता है जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये तभी काम करेगा जब इंडिया की वर्कफोर्स के पास सही स्किल होंगी। तो ये स्किल गैप के पीछे रीज़न क्या है? देखो, यहाँ मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से इवॉल्व कर रही है। नई टेक्नोलॉजीज ऐसी स्किल्स की डिमांड कर रही हैं जो 10 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। लेकिन एजुकेशन सिस्टम इतनी तेज़ी से बदलाव नहीं ला पाया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि कुछ सेक्टर्स में स्किल्स मिसमैच बहुत ज़्यादा है। जैसे आईटी और टेक इंडस्ट्री में 80% एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि उनको जो स्किल्स चाहिए उनमें सिग्निफिकेंट गैप है। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भी सेम स्टोरी है। 80% एम्प्लॉयर्स को सही एक्सपर्टीज वाले वर्कर्स नहीं मिल रहे। और सिर्फ टेक स्टार्टअप्स नहीं, बड़ी कंपनीज भी ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। लार्सन एंड टर्बो विच इज L&T ने रिसेंटली शेयर किया है कि उन्हें 25,000 इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत है और आईटी और आईटी सर्विसेज में 20,000 वर्कर्स चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कितनी जॉब्स की बात हो रही है। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन कहते हैं कि इंडिया को हर साल अराउंड 8 मिलियन यानी 80 लाख जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। करंट स्किल्स गैप के साथ ये एक बड़ा चैलेंज है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। वर्ल्ड बैंक के एक रीसेंट स्टडी में ये पता चला कि 85.1% इंडियन स्टूडेंट्स बेसिक स्किल लेवल से नीचे हैं। अलग अलग स्टेट्स में भी ये नंबर्स 88 to 90% तक अलार्मिंग हैं, जो दिखाता है कि काफ़ी बच्चों के पास बेसिक स्किल्स भी नहीं है। अब आगे क्या रास्ता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग में रिफॉर्म्स लाने पे फोकस कर रही है और साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट कर रही है।
एक इनिशिएटिव जो वर्थ नोटिंग है वो है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो एजुकेशन, स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को एक इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करने का एम रखता है। प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है। कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने और उनको अपस्किल करने में ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर करिकुलम को इंडस्ट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाना होगा। ILO की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 36% कंपनीज इंडिया में इन हाउस ट्रेनिंग देती है, जबकि जर्मनी और चाइना जैसे कंट्रीज में ये रेट काफ़ी ज़्यादा है। फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन ने भी इंडिया के जॉब्स इशू पर अपने कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं। उनका मानना है कि इंडिया को सिर्फ हाई स्किल एरियाज जैसे टेक में नहीं, बल्कि टूरिज्म, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स में भी जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए जो ज़्यादा वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब कर सकें। राजन ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जबकि इंडिया हाई टेक सेक्टर्स जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, ये इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं करती। उनका सजेशन है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जिसमें हम स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग कॉलेजेस, साइंटिफिक लैब्स और रिसर्च सेंटर्स बनाएं ताकि ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल्स डेवलप हो सके। एक और चीज़ जो राजन एम्फसाइज करते हैं वो है लास्ट माइल ट्रेनिंग। सिर्फ 6 से 12 महीने की टारगेटेड ट्रेनिंग से काफ़ी ग्रेजुएट्स हाईली एम्प्लॉयबल बन सकते हैं, चाहे कॉम्प्लेक्स फील्ड्स ही क्यों ना हो। ये अप्रोच एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच का गैप ब्रिज करने में हेल्प कर सकती है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है कि स्किल्स गैप एक ग्लोबल चैलेंज है। रिपोर्ट का एस्टिमेशन है कि दुनिया के 2/3 से ज़्यादा यंग लोग मिनिमम स्किल लेवल्स तक नहीं पहुंच पाते, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी में कम्पीट करने के लिए ज़रूरी है। और ये बड़ा इशू है क्योंकि स्किल डिफरेंसेस एक्सप्लेन करते हैं कि कंट्रीज़ के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना फ़र्क आता है। तो ये थी हमारी आज की आखिरी स्टोरी, बट ये डेली ब्रीफ एंड करने से पहले कुछ टिडबिट्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने रियल मनी गेमिंग में एक बड़ा स्टेप लिया है, पोकरबाजी की पेरेंट कंपनी में मेजर स्टेक एक्वायर करके। रियल मनी गेमिंग सेक्टर में हर साल 20% ग्रोथ की उम्मीद है और रीसेंट टैक्स चेंजेस के पॉसिबल इम्पैक्ट के बावजूद नज़ारा इस पोटेंशियल को कैप्चर करना चाहता है। सेकेंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन कंसर्न्स और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाने के लिए अपना डिपॉजिट रेट 3.5% तक लोअर कर दिया है। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन 2025 तक 2% टारगेट तक आ जाएगी, ऑल्दो राइजिंग एनर्जी कॉस्ट शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्पाइक हो सकते हैं। थर्ड, क्रिकेट इंडिया की एक पब्लिक और इकोनॉमी पर काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। इंडिया में हुए 2023 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप उनसे मैसिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझते हैं। 2023 में ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ने $1.39 बिलियन जनरेट किए। 1.25 मिलियन स्पेक्टेटर्स आए, जिसने टूरिज्म रेवेन्यू को बूस्ट किया और 48,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई। और फोर्थ, UAE की स्टेट बैक्ड इन्वेस्टमेंट फर्म MGX रिपोर्टेडली ओपन AI में इन्वेस्ट करने के डिस्कशंस में है। डिस्कशंस के हिसाब से MGX एक $6.5 बिलियन फंडिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर सकती है। ये मूव UAE की AI टेक्नोलॉजीज पर फोकस के साथ अलाइन करता है और ओपन AI के वैल्यूएशन को $150 बिलियन तक लेके जा सकता है। तो ये थी आज की बड़ी कहानियाँ। मैं हूँ भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।